वह देखा था 20वीं सदी का कृषक विद्रोह। 20वीं सदी का किसान विद्रोह, यह हम लोगों ने चर्चा कल किया था। 20वीं सदी का किसान विद्रोह। अब यहाँ पे जो 20वीं सदी का जो किसान विद्रोह है, इसके स्वरूप को भी हम लोगों ने देखा था, इसके प्रकृति को, कि यह थोड़ा अलग है, 19वीं सदी से अलग है। इस 20वीं सदी के कृषक विद्रोह की खास विशेषता यह भी है कि यहां यह असंगठित विद्रोह नहीं है, संगठित है। क्योंकि अब कृषक संघ गठित हो चुके थे बहुत सारे क्षेत्रों में, तो यह एक संगठित विद्रोह के रूप में है। इसमें आप देखते हो कि इसमें केंद्र में हिंसा नहीं है। ऐसा नहीं कि हिंसक गतिविधियों को इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि यहाँ के विद्रोह में हम देखते हैं कि वह गांधीवादी तरीके को अपनाए हुए हैं, जिसमें आपको जेल भरो आंदोलन है, राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की जा रही है। तो 20वीं सदी का कृषक विद्रोह, अच्छा यहाँ आप देखते हो कि इसमें राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हैं लोग, जो कृषक हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, प्रांतीय स्तर के नेता हैं। अब वे किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं, और यह क्षेत्रीय स्वरूप और संकीर्ण दृष्टिकोण का भी नहीं है। इसमें एक यह भी हम लोग देखते हैं कि जो 20वीं सदी का जो कृषक विद्रोह है, यह 19वीं सदी के कृषक विद्रोह से इस रूप में भी इसे अलग माना जा सकता है कि जहां 19वीं सदी के कृषक विद्रोह में वहां आप देखते हो कि अफवाहों की कुछ ज्यादा भूमिका है। यहाँ पे थोड़ा अफवाहों की भूमिका भी कम है। अफवाहें यहाँ भी हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह के बाद हम लोग देखते हैं तो अफवाहें यहाँ भी हैं, गांधी को लेकर बहुत सारे र्यूमर उड़ाए जा रहे हैं। गांधी को ईश्वर का दूत बताया, ईश्वर का आपको भक्त बताया जा रहा है, ईश्वरीय शक्ति से प्रेरित बतलाया जा रहा है, महारानी का दूत बतलाया जा रहा है। तो इस तरीके से 20वीं सदी के थोड़े कृषक विद्रोह अलग हैं, जिसके स्वरूप पे हम लोगों ने चर्चा किया भी था। अब यहाँ पे जो 20वीं सदी का जो किसान विद्रोह है, वह कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह में, जिसका हम लोगों ने कल चर्चा किया था। एक तो था चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, जिसका हम लोगों ने कल चर्चा किया था, और यह गांधी के द्वारा किया गया पहला आंदोलन था, और यह सफल भी था। और यह 1917 का चंपारण सत्याग्रह था, 1917 का, जिसने गांधी को काफी लोकप्रिय भी बनाया। यह नील समस्या को लेकर यह इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि इसके पहले भी बंगाल के क्षेत्र में नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में, जिसमें 1860 में एक आयोग का गठन किया गया था सीटोनकार की अध्यक्षता में। और उस आयोग का रिपोर्ट यह आया था कि किसी भी किसान को जबरन नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो दूर दराज के जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में किसानों को जबरन नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था, और नहीं नील की खेती करने पर उनको पैसे देने पड़ते थे, जो तिनकठिया प्रथा था। तो इसी तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध राजकुमार शुक्ल वह गांधी से मुलाकात करते हैं जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन आयोजित हो रहा था। उसके पहले भारत में गांधी का आगमन 1915 में हो चुका था, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी भी उपस्थित थे, जिसमें राजकुमार शुक्ल से गांधी की मुलाकात होती है। और उसके बाद फिर गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए वह मनाते हैं। आगे चलकर गांधी इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, जिसमें बहुत सारे क्षेत्रीय नेताओं की भी भागीदारी होती है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद हैं, जिसमें नरहरि पारिक हैं, जिसमें आप देखते हो बृजकिशोर सिंह हैं। तो ये सब बहुत सारे क्षेत्रीय स्तर के जो नेता थे, जो बिहार के जो नेतृत्व करता थे, तो इन लोगों की भागीदारी इसमें होती है, जो 1917 के चंपारण सत्याग्रह में हम लोग देखते हैं। जेबी कृपलानी भी इसमें रहते हैं, तो बहुत सारे क्षेत्रीय स्तर के नेता इसमें रहते हैं। खैर, आगे चलकर यह आंदोलन सफल भी होता है। एक बहुत बड़ी इस आंदोलन में गांधी के अंदर बदलाव को भी देखा गया। जब वहाँ का क्षेत्रीय अधिकारी गांधी को चंपारण छोड़कर जाने का आदेश जारी करता है, तो गांधी उसके आदेश की अवहेलना करते हैं और गांधी जाने से मना कर देते हैं। उसके साथ साथ गांधी ने यहाँ पे भूख हड़ताल की धमकी भी दी। अंततोगत्वा यह आंदोलन सफल हुआ, और
जो ब्रिटिश अधिकारी थे जो किसानों से जो पैसा लिया करते थे उसके कुछ राशि को लौटाने की वहां पे आपको जो आयोग गठित हुआ उसमें 25% राशि देने की बात भी की गई थी। तो ये सारा हम लोगों ने कल चर्चा इस पे किया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो दूसरा भी किसान आंदोलन जो है जो 20वीं सदी का है और वह है आपको खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन यह गुजरात में चलाया गया था। यह भी कृषक आंदोलन था, कृषक विद्रोह था। गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में चलाया गया था। यह आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो यह आंदोलन चलाया गया था कि चूंकि फसल खराब हो गया था, अच्छा उत्पादन उस वर्ष नहीं हुआ था और यह 1918 का आंदोलन था, 20वीं सदी का। तो यहाँ पे फसल खराब हुआ था, उत्पादन अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्व दर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई थी। इसको लेकर यहाँ पे विठल भाई पटेल के द्वारा, ऐसे तो आंदोलन की शुरुआत जो किया जा रहा है वह मोहनलाल पांड्या और शंकरलाल पांड्या के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आगे चलकर इस आंदोलन से विठल भाई पटेल जुड़ते हैं और बाद में गांधी भी जुड़ जाते हैं। यहाँ पे भी आप देखते हो तो अंततः यह गांधी का आंदोलन सफल होता है और इसमें जो लगान की जो राशि है, यह कहा जाता है कि जो लोग स्वेच्छा से दे सकते हैं लगान वही दें और जो जिनके पास लगान देने की राशि नहीं है वह नहीं दे सकते हैं। तो यह भी गांधी का आंदोलन सफल आंदोलन होता है जो खेड़ा आंदोलन है। इसके बाद ये दोनों हम लोगों ने कल चर्चा किया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो तीसरा जो कृषक विद्रोह है जो 20वीं सदी का है वह है आपको बारदोली सत्याग्रह। यह बहुत महत्वपूर्ण है, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते हो कि बारदोली सत्याग्रह यह भी कृषक विद्रोह है जो बारदोली सत्याग्रह है और यह कब का है? यह है 1928 का। बारदोली सत्याग्रह कब का? 1928 का। और इस आंदोलन में अब यहाँ पे क्या हुआ, बारदोली सत्याग्रह होता क्यों है? तो यह लगान वृद्धि के खिलाफ होता है, लगान वृद्धि के खिलाफ। यानी यह जो बारदोली सत्याग्रह है यह भू राजस्व वृद्धि के खिलाफ था, भू राजस्व वृद्धि के खिलाफ था, भू राजस्व वृद्धि के खिलाफ यह आंदोलन होता है, भू राजस्व वृद्धि के खिलाफ। अब भू राजस्व वृद्धि के खिलाफ क्या था? तो यहाँ पे आप देखते हो कि लगान की राशि को बढ़ा दिया जाता है और बढ़ाकर 30% कर दिया जाता है लगान की राशि को। तो लगान की जो राशि है, भू राजस्व की जो राशि है, वह पहले से प्रचलित राशि को बढ़ाकर उसको कितना कर दिया जा रहा है? वह कर दिया जा रहा है 30%, 30%। इसको लेकर यहाँ पे किसान जो हैं वह आंदोलन करते हैं, सरकार के विरुद्ध खड़े होते हैं। इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया जा रहा है वह आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यह जो बारदोली सत्याग्रह है इसका नेतृत्व करते हैं वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पे बाद में इस आंदोलन से गांधी भी जुड़ जा रहे हैं। अब यहाँ जो यह जो आंदोलन होता है, जो बारदोली सत्याग्रह होता है, तो यह राजस्व वृद्धि को घटाने के लिए यह होता है। अब यहाँ पे गांधी भी बाद में इस आंदोलन से गांधी भी जुड़ते हैं, इस आंदोलन से गांधी भी जुड़ जाते हैं। अब यही चीज देखो, आपको गांधी को जो साम्यवादी जो गांधी का विरोध कर रहे हैं, तो विरोध के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि साम्यवादी का जो आधार थे वह आधार आपको कृषक और मजदूर हुआ करते थे साम्यवादियों का। अब उनके आधार को कमजोर करने का काम गांधी कर रहे हैं, यानी किसानों के मुद्दे को उठाने का काम कौन कर रहे हैं? गांधी कर रहे हैं। मजदूरों के मुद्दे को उठाने का काम कौन कर रहे हैं? गांधी कर रहे हैं। तो इससे भारत में जो साम्यवादी जो विचारधारा है और साम्यवादी जो पार्टी है उसके लोकप्रिय न हो पाने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है, एक बड़ा कारण गांधी के द्वारा चलाए गए ये सारे आंदोलन भी हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि बारदोली सत्याग्रह में अब लगान में जो वृद्धि की गई थी, 30% की जो वृद्धि की गई थी, तो इसको लेकर आंदोलन चलाया गया, यानी राजस्व दर को घटाने के लिए। बाद में इसमें गांधी जुड़ते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं और अंततः सरकार राजस्व वृद्धि को घटाती है। यह भी एक बड़ी जीत है और राजस्व दर को घटाकर कितना कर दिया जा रहा है? तो 6%, 6.3% आपको राजस्व के दर को घटाकर कर दिया जा रहा है। तो यह जो राजस्व में वृद्धि थी इसको घटाकर कर दिया जा रहा है 6.03%। यह आपको राजस्व दर को
कर दिया जा रहा है, यानी इसे घटा दिया जा रहा है। तो यह एक बहुत बड़ी, यानी 6.03%। ये पूरे का टोटल जो राजस्व दर जो निर्धारित किया गया, वह राजस्व दर निर्धारित किया गया 6.03%। कि अब जो किसान जो राजस्व देंगे वह राजस्व कितना देंगे, उत्पादन के 6.03%, क्योंकि कृषि अच्छी नहीं हुई है और उसके बावजूद भी राजस्व दर में वृद्धि कर दिया गया था। इसी बारदोली सत्याग्रह में इसमें महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका थी और महिलाओं ने ही सबसे पहली बार जो वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि जो दी गई थी, वह सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा इनको एक उपाधि दी गई, सरदार की उपाधि। यह आपसे पूछता है कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया, तो बारदोली की महिलाओं ने दिया। क्यों दिया, तो बारदोली सत्याग्रह के सफलता को लेकर यहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। इसके साथ साथ इस आंदोलन में, यानी इस आंदोलन में किसान भी शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं, पुरुष शामिल हैं। इसके साथ साथ देखते हो तो जनजातियों की भी इसमें बहुत बड़ी भागीदारी होती है। एक जनजाति थे जिन्हें कहा जाता था काली पराज, काली पराज। तो काली पराज जनजातियों की भी इस बारदोली सत्याग्रह में काली पराज इन जनजातियों की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। काली पराज यह कौन थे, ये ट्राइब्स थे, यह जनजाति थे, तो इनकी भी बारदोली सत्याग्रह में भूमिका थी। गांधी ने क्या किया कि इनका नाम परिवर्तित कर दिया, यह पूछा गया प्रश्न है। तो काली पराज को गांधी ने क्या कहा, इन्हें कहा रानी पराज। तो काली पराज का नाम परिवर्तन किसने किया, यह महात्मा गांधी के सुझाव पर इन जनजातियों को काली पराज न कहकर इन्हें क्या कहा जाने लगा, रानी पराज कहा जाने लगा। काली पराज इन्हें क्यों कहा जाता था, तो काली पराज कहने का तात्पर्य था कि ये चूंकि ट्राइब्स थे, भारतीय हैं और ये कैसे हैं, तो यह काले थे, काले थे। इसी कारण इन जनजातियों को काली पराज के नाम से जाना जाता था। अब इनके साथ क्या होता था, एक बड़ा शोषण होता था और इनका जो शोषण होता था वह भारतीयों के द्वारा ही होता था। यह जो जनजाति थे, जो काली पराज थे, जो काले लोग थे, इन काले लोगों का शोषण कैसे, तो यहाँ पे एक पद्धति है, यह भी प्रश्न पूछे हुए हैं, हाली पद्धति। तो इन जनजातियों को, जो काली पराज जो जनजाति थे, जो काले लोग थे, यह आपको इनको हाली पद्धति, अब यह प्रश्न पूछे हुए हैं कि हाली पद्धति किससे संबंधित है, हाली पद्धति, यह प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे हुए हैं, हाली पद्धति। अब हाली पद्धति आप देखो तो हाली पद्धति क्या था कि जो उच्च जाति के जो लोग होते थे, तो उच्च जाति के लोगों के द्वारा निम्न जाति के लोगों, यानी जो निम्न जाति के लोग थे, जो जनजाति थे, ये लोग क्या करते थे कि पुश्तैनी मजदूरी किया करते थे। पुश्तैनी मजदूरी समझ रहे हो, पुश्तैनी मजदूरी यानी जन्मजात, कि अगर बाप है तो उसका बेटा भी क्या होगा, उसी परिवार का मजदूर होगा। और इनको कुछ भी नहीं दिया जाता था, इनको दिया क्या जाता था, केवल भोजन दिया जाता था और इन्हें कपड़ा दिया जाता था और कुछ नहीं दिया जाता था, पैसा उसा कुछ भी नहीं दिया जाता था। तो यह जो हाली पद्धति था, तो हाली पद्धति के भी ये शिकार लोग थे। तो हाली पद्धति क्या है, यह पुश्तैनी मजदूरी से संबंधित है, जिसमें यह जनजाति उच्च जाति के लोगों के यहाँ क्या करते थे, पुश्तैनी मजदूरी किया करते थे, जिनसे विष्टि करवाई जाती थी, जिनको कोई मेहनताना नहीं दिया जाता था, एक प्रकार से बेगारी था, जो केवल आपको भोजन देकर और वस्त्र देकर उनसे आपको यह बेगारी करवाई जाती थी। तो इसे कहा जाता था हाली पद्धति, हाली पद्धति, यही हाली पद्धति है। तो यह हम लोग देखते हैं कि यह आपको बारदोली सत्याग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण। अब इसमें जब गांधी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, सरकार पर काफ़ी दबाव बढ़ता है। अच्छा, यह वर्ष भी आप देखो तो सामान्य वर्ष नहीं है, 1928 का वर्ष सामान्य वर्ष नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पर है। इसके पहले गांधी ने एक बड़ा आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन। इसके साथ साथ आप देखते हो तो अन्य घटनाएं भी, राष्ट्रीय घटनाएं भी काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। और आगे चलकर अब गांधी फिर से एक बार बड़े आंदोलन को लेकर आना चाहेंगे। इसके लिए गांधी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अब गांधी को एक बड़ा आंदोलन चलाना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना है तो गांधी अब लोगों को क्या करेंगे, गांधी लोगों को जागरूक करेंगे, एक बार फिर से वह आंदोलन में कूद पड़ेंगे।
तो गांधी की यह अपनी एक टैक्टिक्स था आंदोलन को चलाने के पीछे, गांधी की यह एक रणनीति थी। और गांधी को भी आप देखोगे, आगे चलकर हम लोग देखेंगे, तो गांधी को आप देखोगे कि वह आंदोलन के यानी निरंतरता में विश्वास नहीं करते हैं। वह गांधी का जो आंदोलन है वह सक्रिय और निष्क्रिय रूप में आपको दिखाई देगा। एक समय होगा जब गांधी पूरे पीक पर होंगे आंदोलन को लेकर, और एक समय होगा जब गांधी निष्क्रिय हो जाएंगे। तो गांधी का मानना था कि चूंकि यह आंदोलन जन आंदोलन है और जन आंदोलन अनिश्चित समय काल के लिए नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि जनता की भागीदारी हमेशा बनी नहीं रहेगी किसी भी आंदोलन में। इससे जनता में उत्साह की कमी हो जाएगी और फिर जनता आंदोलन से अपने आप को अलग कर लेगी। ऐसे में सरकार क्या करेगी कि उस आंदोलन को कुचल डालेगी और अगले बार फिर जनता आंदोलन के लिए उपस्थित ही नहीं होगी। तो इसलिए गांधी क्या करते थे कि गांधी का आंदोलन में आप देखोगे कि सक्रिय और निष्क्रिय दौर आपको मिलेगा। एक समय आएगा जब गांधी आंदोलन को लेकर काफी पीक पर जाएंगे। तो अब गांधी आंदोलन को लेकर पीक पर जाने वाले हैं 1930 में, और इसलिए गांधी यहां से 1928 से एक भूमिका बनाने लगते हैं। वह आपको जन आंदोलन को फिर से शुरुआत कर दे रहे हैं, लोगों के बीच फिर वह आपको केंद्र में आने लगते हैं। तो यह गांधी की अपनी रणनीति का हिस्सा था। अब यहां पे जब सरकार के ऊपर जब इतना दबाव बनाया गया, तो सरकार इस आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए एक जांच आयोग का गठित की कि क्या सच में किसान इस बढ़ते हुए भू राजस्व की राशि को देने में असमर्थ हैं या फिर ऐसे ही आंदोलन किया जा रहा है। तो जांच आयोग का जो रिपोर्ट आता है, वह जांच आयोग का रिपोर्ट किसानों के पक्ष में आता है। और इसमें जो जांच आयोग का जो गठन किया गया था, वह मैक्सवेल और ब्रूमफील्ड की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया था। जो किसकी अध्यक्षता में? मैक्सवेल एवं ब्रूमफील्ड। तो मैक्सवेल एवं ब्रूमफील्ड की अध्यक्षता में सरकारी जांच आयोग का गठन किया गया था। सरकारी जांच आयोग का गठन किया गया था किसके कहने पर? तो यह जो जांच आयोग का गठन हुआ था, यह आपको लॉर्ड इरविन के कहने पर, क्योंकि इस समय गवर्नर वायसराय कौन है? वह इरविन है। तो इरविन के कहने पर एक जांच आयोग का गठन किया गया। और यह जांच आयोग कौन सा है? तो बारदोली कृषक जांच आयोग, जो मैक्सवेल एवं ब्रूमफील्ड की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया जाता है, जिसमें आयोग का यह रिपोर्ट आता है कि बढ़ते हुए भू राजस्व की दर को घटा दिया जाए और राजस्व दर कितना कर दिया जाए? 6.03% कर दिया जाए। 6.03% राजस्व दर को निर्धारित कर दिया जाए। तो यह हम लोग देखते हैं कि यह आपको बारदोली सत्याग्रह है। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह, इसको